नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी जीके थिंकर पर, जहां आज हम आपको एसएससी सीजीएल 2023 के सभी पॉलिटी के सवालों के सही और विस्तारित उत्तर बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हो तथा अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तथा इस वीडियो में आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक दिए गए। हमारे टेलीग्राम पर आपको इसी सवालों के आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, तो आप उधर से ले सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2023 के पॉलिटी टॉपिक वाइज एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि टॉपिक वाइज किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो इस सीजीएल 2023 में टोटल शिफ्ट 39 हुई थी। अब इसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस में ये है कि संविधान का इतिहास से 3 क्वेश्चन है, स्रोत से 2 है, संविधान सभा से 3, संविधान के भाग से 6, संविधान के अनुच्छेदों से 16, संविधान संशोधन से 8, व संसद से 7 तथा जो अदर्स टॉपिक हैं उनसे 12 है, यानी टोटल 57 क्वेश्चन है। अच्छा, अदर्स टॉपिक में सहकारी समिति है, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परिषद, संसद अपन देख चुके हैं, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग व संसदीय समितियां। अच्छा, आप देखेंगे कि इधर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संविधान के भाग, अनुच्छेद व संविधान के संशोधन से पूछे गए हैं। आगे हम चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, जो कि सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो इसके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 5 से 11 या डी अनुच्छेद 25 से 26। तो इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11। अच्छा, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित है ऑप्शन सी। नागरिकता संविधान के भाग 2 में आता है। स्रोत इसका यूएसए से लिया गया है, ये अपने संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। नागरिकता अपने एकल नागरिकता है भारत में। अच्छा, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक एकल नागरिकता, दूसरी दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता यूएसए में पाई जाती है। इसमें एक व्यक्ति राष्ट्र का भी नागरिक होता है और एक राज्य का भी नागरिक होता है। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कौन से आधार है वो देख लेते हैं। इनमें 5 आधार हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो आपको यहाँ याद रखना है 5 है ना, और शायद ऑप्शन भी दे दें कुछ। पहला है जन्म से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो जन्म से इधर का नागरिक होगा। वंश परंपरागत से, कि आपके माता पिता दादा दादी इधर के, तो वो एक देशीकरण द्वारा होता है, एक पंजीकरण के द्वारा होता है, तथा भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा कैसे, केवल मान लीजिए कि कोई पड़ोसी देश का अगर कोई हिस्सा भारत में के अंदर जुड़ता है तो वो भूमि विस्तार के अंतर्गत उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। अच्छा, आगे देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसमें कुछ संशोधन है जो कि 3 टाइप के अपन इंपॉर्टेंट संशोधन देख लेते हैं एसएससी से रिलेटेड। जैसे पहला है जन्म से नागरिकता, केवल उन लोगों को ही मिलेगी जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि समझिए कि कोई अगर अमेरिका का कपल इधर घूमने के लिए आता है और अगर वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो इधर एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा इधर का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि उनके माता पिता में से कोई भी एक इधर का नागरिक नहीं है। तो इसलिए ये संविधान संशोधन किया गया। फिर अगर ऐसा होगा तो सारे यानी बाहर के जितने भी आएंगे उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है पंजीकरण द्वारा, कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। पहले ये अवधि थी वो 6 माह की थी, यानी 6 माह तक भारत में रहो और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लो, तो इसे बढ़ाकर 5 वर्षों तक है। दूसरा है देशीकरण द्वारा, कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहले इसकी सीमा 5 वर्ष की थी। आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। पहला प्रधानमंत्री, बी महान्यायवादी, सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक या डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है ये होता क्या है, यानी कि ये काम क्या करता है, ऐसे क्या कहते हैं, तो ये सार्वजनिक धन का रक्षक होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये सार्वजनिक धन का रक्षक होता है। या दूसरी बात ये कि भारत की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं या नहीं, इसकी जांच करता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई संचय निधि में से धन निकाला गया है तो उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है ना,
ये उस चीज़ की जांच करता है। अच्छा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, पद से हटाना दोनों सदनों के समावेदन पर होता है। दूसरा, इसकी अवधि देख लीजिए। इसकी कार्य अवधि 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष की अवधि है तथा 65 वर्ष की आयु की है, यानी कि 6 वर्ष की अवधि तक रह सकता है और 65 वर्ष की आयु तक। जैसे कि मान लीजिए कोई नियंत्रक महालेखा परीक्षक 62 वर्ष में बनता है कोई व्यक्ति, तो वो 65 साल की उम्र में उसको पद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसने 65 वर्ष की उम्र में आ चुका है। अब देखा जाए तो वो 3 साल ही कार्य करेगा, ये इसलिए 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। अब मान लीजिए कोई 59 में होता है, 59 वर्ष में बनता है, तो वो पूरे 6 साल रह सकता है। ये इसमें एक अंतर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? ये सीजीएल के फर्स्ट दिन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आप इसका ऑप्शन पॉज करके भी सोच सकते हो। अपन चलते हैं आगे। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी राष्ट्रपति। आगे अपन आंसर देख लेते हैं। डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, परंतु वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, ये नोट है ना, वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेगा। अच्छा, राष्ट्रपति और न्यायपालिका से संबंधित कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति आवश्यक अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है ना। कब? जब आवश्यक पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखना, हर कभी नहीं कर सकता, जब आवश्यक होगी तभी। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 143 जो कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह परामर्श उस पर बाध्यकारी नहीं होगी। जैसे कि कोई विवाद आता है और वो न्याय से संबंधित है, तो राष्ट्रपति उस पर ना न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वो परामर्श बाध्यकारी नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई न्यायालय परामर्श देता है कि ये चीज़ करनी चाहिए और राष्ट्रपति बोलता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, तो उस पर बाध्यकारी नहीं है कि नहीं यही करो जो हमने सलाह दी है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, बी भारत का महान्यायवादी, सी राष्ट्रपति, व डी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो डी अभी आपने देखा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक सरकारी धन का रक्षक होता है तथा संचित निधि में से जो धन निकाला गया है उसकी जांच करता है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। बचे ऑप्शन 3, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी या राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो है बी, भारत का महान्यायवादी। आगे देखते हैं। अच्छा, भारत का महान्यायवादी, इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। अच्छा, ये है क्या? तो ये भारत सरकार का विधि अधिकारी या ये कह लीजिए भारत सरकार का वकील है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और अनुच्छेद 88 जो कि ये बताता है कि न तो महान्यायवादी न ही संसद का सदस्य है न ही मंत्रिमंडल का सदस्य है, लेकिन संसद में बोलने का अधिकार है, किंतु ये मत नहीं दे सकता। ये बात जरूर याद रखना। ये पूछ सकते हैं कि महान्यायवादी संसद में मत दे सकता है या नहीं दे सकता। केवल ये याद रखना है कि न तो ये सदस्य है न ही ये मत दे सकता है, केवल संसद में बोलने का अधिकार है इसे। अगला इसका पॉइंट है वो है कि किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ये इसका एक अधिकार है, यही कह लीजिए कि किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन या ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन आप पॉज करके भी सोच सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। इसी सीजीएल 2023 में शायद मौलिक कर्तव्य से ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आ जाएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो उसका राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। संविधान के भाग 4 में है, संविधान के अनुच्छेद 51K में है तथा जब ये संविधान में मौलिक कर्तव्य जुड़े थे तब इनकी संख्या 10 हुआ करती थी, यानी मूल मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करते थे,
86वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां। ठीक है ना। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए, तो वो है यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी नवंबर 1949, सी जनवरी 1948 या डी मार्च 1947। तो इसका राइट ऑप्शन है ए फरवरी 1948। डिटेल में सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, प्रारूप है ना, तो 21 फरवरी 1948 को हुआ था। अच्छा, प्रारूप समिति से आपको एक क्वेश्चन याद रखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एसएससी के इतिहास में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। अच्छा, अगला है 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। ये कुछ डेट है जो कि याद रख लेना। इस 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी आपको याद रखना। अच्छा, अगले कि इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, और उधर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन किस निधि पर प्रभावित की जाती है? ऑप्शन ए है आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी संचित निधि, ऑप्शन सी राज्य वित्त निधि तथा ऑप्शन डी बजट। ऑप्शन आप पॉज करके सोच सकते हो। अच्छा, इसका राइट ऑप्शन है संचित निधि। अपन डिटेल में सॉल्यूशन देख लेते हैं अब इसका। पहला है कि संचित निधि 266 ए संविधान के अनुच्छेद 266 ए भारत से लिया गया है ना, जो कि ये बताता है भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की निधि है संचित निधि। आगे की अनुच्छेद 114(3) संसद में विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही संचित निधि में से धन निकाला या व्यय किया जाता है। ये याद रखना कि विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही संचित निधि में से धन निकाला जाएगा या व्यय किया जाएगा। अगला है कि संचित निधि पर भारित व्यय, यानी कि जैसे अभी आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, तो ऐसे और कौन सा पद है जिनको इसी निधि में से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं? तो आज ये अपन देख लेते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते इसी में से दिए जाते हैं। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते आपने देख लिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, ये जरूर याद रखना। दूसरा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते व पेंशन। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया गया? ये सीजल की 17 तारीख वाली शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ये सीजल की 17 वाली शिफ्ट में पूछा गया है, जिसके ऑप्शन ए है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा या 72वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन शायद आपको दिख गया होगा, वो गलती से टिक हो गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। डिटेल में देख लेते हैं कि जब पहले ये संपत्ति का अधिकार जब फिक्स है मौलिक अधिकार में था, तो टोटल 7 समूह हुआ करते थे मौलिक अधिकार में, जो कि 44वें संविधान संशोधन के बाद घट के 6 रह गए हैं। तो ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 31 में था, जिसे कि संशोधन करके संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, और मौलिक अधिकार से डिटेल में अपन देख लेते हैं कि वो 6 समूह कौन से हैं। तो 6 समूह में सबसे पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। अगला स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 है। अगला है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि 29 से 30 तक है। अगला और इम्पोर्टेंट है थोड़ा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32वें अनुच्छेद में है।
अच्छा, इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है 32वें अनुच्छेद को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भी तो संविधान की आत्मा कहते हैं ना। हाँ, ये भी राइट है कि जो प्रस्तावना है जो प्रस्तावना है उसे भी संविधान की आत्मा कहते हैं। पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने 32वें अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो उधर लिखा हुआ आएगा कि डॉक्टर भीमराव ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो तब आपको ये टिक करना है। और जब भी डॉक्टर भीमराव का नाम नहीं दिया गया होगा तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहेगा, दोनों साथ रहेंगे नहीं। आगे चलते अपन अगले क्वेश्चन में। नवा अपना क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 व ऑप्शन डी भाग 5। ऑप्शन बी भाग 5। अच्छा, अपन आगे देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड ये है कि ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग, अच्छा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संविधान का भाग 5। अच्छा आगे इसका डिटेल सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं। भाग देख लेते हैं संविधान के कितने भाग है, जो इंपॉर्टेंट भाग है वो देख लेते हैं। तो इनको कुछ समूह में बांटा गया है, जैसे कि ये 4 समूह बनाए हैं, 1 2 3 4 और 4 के। अच्छा कि अपन संविधान, एक कोई देश बनता है तो उसमें सबसे पहले देश का क्या आता है कि देश की सीमा किधर तक है, या उसके जो राज्य है उसकी सीमा किधर तक है। तो संविधान का पहला भाग क्या है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा है नागरिकता। दूसरा आपने नागरिकता आपने देख लिया, 5 से 11 तक है नागरिकता। तथा तीसरा है मूल अधिकार, 12 से 35 तक है। चौथा है नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक है। 4 के, जो कि अभी आप देखे हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, 51 के में है। अच्छा, जैसे कि अगला अपन देखते हैं कि 5 के शासन। अच्छा, शासन कैसे होगा, पहले संघ का शासन, फिर अच्छा ऐसे शासन का टाइप देखते हैं अपन, पहले संघ का शासन, फिर राज्य का शासन, फिर संघ राज्य क्षेत्र, फिर पंचायत और फिर नगर पालिका। तो ये 5 एक तरह से आप लाइन में याद कर सकते हो कि संघ की जो कार्यपालिका से रिलेटेड है वो 52 से 51वें अनुच्छेद के बीच में है। छठा भाग आ जाता है राज्य से रिलेटेड, जिसमें राज्य की कार्यपालिका तथा राज्य के सभी अनुच्छेद से रिलेटेड है, जो कि 152वें संविधान संशोधन से 237 तक है। 8वां है संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी, 239 से 242 अनुच्छेद तक है। अच्छा, 9वां है पंचायत, 243 अनुच्छेद ए से ओ तक है, ये याद रखना है, ए से ओ तक है। तथा जो नगर पालिका है भाग 9 के में है, और 243 पी से जेड जी तक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। अगला अपन देखते हैं 10वां भाग। अच्छा, इंपॉर्टेंट लाया हूँ, सारे भाग नहीं लाए। 10वां है अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, जो कि 244वें अनुच्छेद में 11वां है संघ और राज्यों के बीच संबंध, 245 से 263वें अनुच्छेद में है। अगला है 15वां निर्वाचन, यानी कि जो भी चुनाव वगैरह होते हैं वो कौन से भाग में है, तो 15वें भाग में है। 324 से लेकर 329 तक। 17वां भाग है राज्य भाषा से, 343 से लेकर 351 तक। 18वां भाग है आपात उपबंध, जो कि 352 से 360 तक है। अगला है 20वां, जो कि इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, ये है 368वें अनुच्छेद में। अच्छा, संविधान संशोधन, ये जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं
संविधान संशोधन करने का जो स्रोत है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है। ऑप्शन ए है 79, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 86। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए 79। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और भी अनुच्छेद देख लेते हैं जो कि इस तरह है। ऑप्शन 79, अच्छा ये लाइन वाइज दिए गए, जैसे कि 79 संसद से रिलेटेड है, 80 अपना उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को, इसलिए पहले ऊपर है, फिर 81 में निम्न सदन लोकसभा। तो इस तरीके से एक लाइन वाइज याद रख लेना, इनको आराम से याद हो गए। अच्छा, अनुच्छेद 100 जो कि निर्णायक मत अध्यक्ष देगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि लोकसभा में कोई मत देना है जिसमें हाँ या ना क्या है, तो 50% हाँ बोल रहे हो और 50% ना बोल रहे हैं, तो अब ये बट चुका है कि ना तो हाँ की तरफ है और ना ही ना की तरफ है। तो इसमें निर्णायक मत होगा, वो होगा अध्यक्ष का, जो कि लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका, जो कि ये बताएगा लोकसभा अध्यक्ष जिसको भी मत देगा वो मान्य होगा और वो फिर उसकी ही, यानी कि वही फिर या तो वो पारित होगा या वो विधेयक पारित नहीं होगा। अच्छा, या तो वो माना जाएगा या वो माना नहीं जाएगा। अगला जो है वो है 105वां अनुच्छेद, संसदीय विशेषाधिकार। जैसे कि आपने कभी किसी सांसद को, जब टीवी पे अपन बहस सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई सांसद कभी कभी कुछ उपशब्द भी बोल देते हैं, तो वो उनके पास एक विशेष अधिकार है कि वो संसद के अंदर कुछ बोल सकते हैं किसी को भी, केवल एक सामने जो बैठे हैं उनको नहीं, जो सामने उनके जो सीट पे बैठे हैं जिनको वो बोल, यानी कि ये कह लीजिए जो सुनवाई कर रहे हैं स्पीकर, उनको नहीं। और अगर यही हो कि संसद के बाहर कुछ बोल सकते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। संसद के बाहर ये जो विशेषाधिकार है ये उन पर लागू नहीं होता है, ये फिर उधर निरस्त हो जाता है। अगला अनुच्छेद है 108 संयुक्त बैठक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विधेयक आता है और वो लोकसभा में पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है, या राज्यसभा बोलती है कि इसमें कुछ कमियां हैं जो हटानी है, उसके पहले हम इसे पारित नहीं करेंगे। तो ऐसे में करके ये समझ लें कि दोनों संसद में एक वो हो जाती है कि एक हाँ कर रहा है और एक ना कर रहा है। तो इसके चलते हुए राष्ट्रपति, ये याद रखना है कि जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत एक बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है कि जो संयुक्त बैठक होती है वो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी बैठक लोकसभा, जो अध्यक्षता होती है ना बैठक की अध्यक्षता, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अच्छा, आगे अपन देखते हैं कि जो अपनी संसद होती है वो कैसे मिलकर है। अच्छा, संसद तीन है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों के मिलने से संसद बनता है। ये क्वेश्चन आपको CGL 2022 में और अभी एक EPFO SSA का एग्जाम हुआ है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उधर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और वगैरह 4 ऑप्शन और भी इससे अलग हटके दिए हुए हैं, और पूछा गया संसद किसके मिलने से बनेगी। तो ये आपको ऑप्शन याद रखने जरूर। एक है तो छोटा सा क्वेश्चन पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के मिलने से संसद का निर्माण होता है। आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संबंध में केंद्र राज्य संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वे विषय जो तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है वे अविशिष्ट विषय है। ऑप्शन बी, यदि संघ सूची व राज्य सूची के मध्य कोई विरोध है तो संघ सूची को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑप्शन सी, जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाता है तो वह कानून सभी राज्यों पर लागू होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी। अच्छा, इसका राइट आंसर है ए और बी। जैसे सी ऑप्शन है इसका, जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो वह कानून सभी राज्यों पर लागू नहीं होगी, उन्हें जिन राज्यों पर वो विवाद है या जिन राज्यों ने वो अनुरोध किया है उन्हीं राज्यों पर लागू होगा, अलग पर लागू नहीं होगा। अच्छा, केंद्र राज्यों के बीच में विभाजन ये संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि ये कनाडा से लिया गया है। कौन से, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। पहली अनुसूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची वह जिसमें कि जिस विषयों पर संघ कानून बना सकती है, जो कि 100 है।
अगली है राज्य सूची, जिसमें राज्य कानून बना सकती है, जो कि जिसमें 61 विषय है। अगला है समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय है। इसमें है ये कि राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब ऑप्शन उधर आ जाता है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका ऑप्शन उधर कनाडा मत आप क्या जाना, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, कि जो समवर्ती सूची है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बाकी केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। आगे चलते अपन, अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के समापन से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 21? तो इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अच्छा, ये 18 आता है समानता से रिलेटेड है ना। जो फर्स्ट आपने समूह देखा था 14 से 18 उससे रिलेटेड है, तो अपन इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट 14वां है वो है विधि के समक्ष समानता। 15वां है धर्म, जाति, लिंग व जन्म आदि के आधार पर आप किसी इंसान में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि किसी भी पद के लिए आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते ना। इसमें आप है 17वां अस्पृश्यता का अंत व 18वां आपने देख लिया उपाधियों का अंत। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है 13वां, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक प्रांत व प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड एक में के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो इसके राइट ऑप्शन है बी और सी। कि डिटेल में सॉल्यूशन देख रहे थे पहले ना, कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी, जो कि ली कमिश्नर की सिफारिश पर थी। ये याद रखना, ली कमीशन की सिफारिश पर थी, तथा इसे संवैधानिक जो निकाय था वो बनाया गया है 1950 को। अच्छा, आगे देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग 1915 से संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में डिटेल से समझाया गया है। अच्छा, इसके सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल इनका वही 6 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु। पद से हटाने राष्ट्रपति, पद से हटाया कौन? राष्ट्रपति, वो भी उच्च न्यायालय की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय की या उच्चतम न्यायालय की सलाह पर। आगे चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग वही है, जैसे कि इधर ये संघ में था तो इधर नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो अगर उधर राज्य में होगा तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कार्यकाल में एक अंतर है कि 6 वर्ष की अवधि तो है पर 62 वर्ष की आयु है, ये याद रखना है। आयु को 3 साल और कम कर दिया गया है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। डिटेल में देख लेते हैं कि राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग जो कि संघ वाला निर्वाचन आयोग है, भाग 15 में अभी अपन ने देख के आए, भाग 15 में 324 से लेकर 329 अनुच्छेद के मध्य इसका विवरण है। अच्छा, यह एक 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। अगला अपन देखते हैं चुनाव आयुक्त, जिसे कि नियुक्त व पद से हटाना राष्ट्रपति के पास है। कार्यकाल इसका भी सेम 6 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु। वेतन व भत्ते इसके संचित निधि में से दिए जाते हैं, ये याद रखना। वहाँ पे अपन ने देखे महालेखा नियंत्रण परिषद का देखा, चुनाव आयुक्त का नहीं लिखा है, वो भूल गया था, तो ये याद रखना, वेतन व भत्ते संचित निधि में से दिए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? यानी 20%, ऑप्शन बी है 14%, ऑप्शन सी 13% या ऑप्शन डी 15%। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी 15%। अच्छा ये है ना कि राज्य में मंत्रिपरिषद विधानमंडल का 15% होगा। सेम यही का यही केंद्र में भी अप्लाई होता है कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो लोकसभा के कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी कभी कभी जो ऑप्शन वाइज आते हैं उनमें दे चुका है, जैसे कि शायद या तो 20 या 21 में पूछा गया था ये। आगे अपन देखते हैं, इधर विधायिका की बात हो रही है तो संघीय विधायिका देख लेते हैं कि जो केंद्र की विधायिका होती है इसे संसद बोलते हैं, आपको पता ही है। ये 3 से मिलकर बढ़नी है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, ये अपन ने पहले देख चुका था। अच्छा यही का यही आगे राज्य में भी होता है, जो कि होता ये कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति की जगह इधर आ जाता है राज्यपाल, विधानसभा लोकसभा की जगह वह विधान परिषद सभी राज्य में अब नहीं है, कुछ चुनिंदा राज्यों में, जिसकी डिटेल में अपन वाक्य कभी और कर लेंगे क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1858 या ऑप्शन सी 1773। अच्छा तो राइट ऑप्शन आप पॉज करके सोच सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी 1858, जो कि अपन डिटेल में देख लेते हैं। 1858 में, अच्छा आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ही ये लागू हुआ था, जिसे कि अपन ताज का शासन कहते हैं, ठीक है। जिसमें ये भारत सरकार अधिनियम है 1858, जिसमें कुछ पॉइंट हुए थे, जैसे कंपनी का शासन समाप्त और ताज का शासन चालू, यानी कि सीधा ब्रिटेन राज करेगा। अगला पॉइंट है भारत सचिव पद, जो कि ब्रिटेन में रहेगा। तीसरे, इसी सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्य की परिषद का गठन किया गया था, जो कि भारत में रहती थी। अगला कि इस टाइम वायसराय कैनिंग थे, ये याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि 1858 के अधिनियम के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। अगला अपन चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें कौन कौन से पॉइंट में बदलाव किया गया था वो केवल इंपॉर्टेंट देंगे, सभी नहीं देखेंगे। पहला, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अगला है केंद्र स्तर पर द्वैध शासन का शुरुआत हुई थी, परंतु प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। संघीय न्यायपालिका व संघीय बैंक की स्थापना हुई थी। अच्छा नोट, इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं पर इंजन नहीं है, आप समझ सकते हो। आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, जैसे कि MPI भी कहते हैं शॉर्ट में, किसके द्वारा जारी किया गया था या किस आयोग के द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी नीति आयोग व ऑप्शन डी संसदीय समिति। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सी नीति आयोग। डिटेल में सॉल्यूशन कि नीति आयोग, जिसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना, थिंक टैंक किसे कहते हैं? नीति आयोग को। अच्छा पहले इसे योजना आयोग कहते थे, पर 1 जनवरी 1915 से इसे नीति आयोग कहा जाने लगा, तथा इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे जो कि अपन कभी डिटेल में जब नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। अच्छा इसके अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और दूसरे उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अभी तक अपन जितने भी देख रहे थे वो सब राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त हो रहे थे, पर ये पहला अपने इधर क्वेश्चन आया जिसमें ही प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, तो एक हट गए, इसे याद रख लेना। अगला किसमें जो ये सूचकांक आया है ये है कि किसी राज्य में कितनी संख्या गरीब है या कितनी परसेंट संख्या गरीब है या कितनी परसेंट संख्या अमीर है। तो जो सबसे गरीब राज्य है ना उनमें से बिहार फर्स्ट पे है, जो कि 51.9% जनसंख्या गरीब है। झारखंड में 42.16% जनसंख्या गरीब है। उत्तर प्रदेश में 36.79% जनसंख्या गरीब है। अगला है मध्य प्रदेश, 36.65% जनसंख्या गरीबी, ये परसेंट में चल रहा है सब, है ना, ये याद रखना।
अगला अपने देख ले सबसे गरीब राज्य कौन है। अब देख लेते हैं सबसे अमीर राज्य जो है, जो कि कम गरीब है, ये कह लीजिए कि जो कम गरीबी में है, कि गरीबी में इसी सूचना में सबसे नीचे से आते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है केरल 0.71% पर, दूसरे पे पुडुचेरी 1.72% पर, अगला है लक्षद्वीप 1.82% पर, इसके अगला है गोवा 3.76% पर। सबसे कम केरल में, ये बात ध्यान रखना, पूछ सकता है क्योंकि इसी MPI से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सीजल 2023 में। तो कभी कभी जो पॉलिटी से संबंधित सूचकांक होते हैं वो भी देख लेना। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।